हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर जो है कंप्लीट किया था। तो हमने सोचा कि आज जो है ना कुछ नया चैप्टर शुरू करते हैं और जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना अपने पूरे बायोलॉजी का, है ना, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, जिसका नाम क्या है, जीव जनन कैसे करते हैं। यानी कहने का मतलब पूरे साइंस का जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर भैया हमारे जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी हम ये पढ़ना चाहेंगे ना, ये उनको पढ़ने में बहुत ही मन लगता है। ठीक है, तो ये सबसे बेहतर और सबसे मजबूत और सबसे मजबूत क्या मतलब सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मेरे ये होने वाला है। और मजबूत इस सेंस में कि इससे प्रश्न जो है ना काफी ज्यादा ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं और काफी सारे प्रश्न मेरे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। यानी हम लोग सीधी सीधी सी बात करें तो चैप्टर का नाम है जनन। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा, जनन नाम है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से जिसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो चैप्टर का नाम, क्या लिख सकते हो बच्चा, तो चैप्टर का नाम यहाँ पर लिख सकते हो रिप्रोडक्शन, है ना। क्या लिख सकते हो बच्चा, यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। हाँ, क्या बात हो रही है मेरे दोस्त, रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग जनन कहते हैं। तो ये जनन चैप्टर जो है यहाँ पर, या फिर पुनर्जनन भी हम लोग इसको कह देते हैं ना, इसको पुनर्जनन भी कह देते हैं, जनन भी कह देते हैं। चीजें क्लियर। तो ये भैया मेरे अपना चैप्टर जो है आज शुरू होने वाला है। तो सब लोग बच्चे प्यार से बैठ जाना, ध्यान से देखना, कमेंट कम ही करना क्योंकि कमेंट हम देख नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से आप देखना, कमेंट ना करना क्योंकि कमेंट करने में आपके काफी सारा जो है कॉन्सेप्ट निकल कर चला जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए कमेंट बिल्कुल ही मत करना। हाँ, जब वीडियो समाप्त हो जाए तो ऑफलाइन कमेंट कर देना ताकि हमको पता चल जाए कि आपको कहाँ दिक्कत है, किस प्रकार से जो है ना, तो फिर हम अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर हम करवा देंगे। तो इसीलिए कमेंट थोड़ा सा कम ही करेंगे आप लोग, हमेशा उम्मीद आप लोगों से करेंगे। ठीक है, क्योंकि कमेंट हम नहीं देख रहे होते तो फिर क्या फायदा कमेंट करने से, है ना, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो चलिए बच्चे, प्यार से हम लोग देखें, ऑफलाइन कमेंट कर दीजिए। ऑफलाइन करने का जब वीडियो समाप्त होगा तो वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट उसमें कीजिएगा ताकि हम उसको पढ़ सके, उसको देख सके। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जनन की। जनन क्या होता है मेरे दोस्त, जनन क्या होता है, जैसे कोई जीव जो है ना अपने से संतान उत्पन्न करता है, अपने से संतति उत्पन्न करता है ना, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कह देते हैं। यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई जीव जो है ना अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग जनन कह देते हैं। बस हो गया, बात खत्म। उस प्रक्रिया को हम लोग जनन कह देते हैं। समझ नहीं समझ रहे हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको जनन कह देते हैं। अब ये सोचो कि जनन आखिर क्यों आवश्यक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमें, ठीक है, जनन क्यों आवश्यक है, आखिर हमें जनन क्यों करना है भाई, और नहीं करे तो काम नहीं चलेगा, तो बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल ही नहीं काम चलेगा। अगर मान लो कि आपकी जाति के, मतलब हम लोग मनुष्य जाति भी हमें जनन करना ही बंद कर दे, तो एक ऐसा समय आएगा जब क्या होगा, हमारे संख्या में, हमारी जनसंख्या में क्या होगी, मतलब हमारी जनसंख्या की वृद्धि में क्या होगी, कमी आएगी। और धीरे धीरे हमारी जनसंख्या जो है कम होते 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 एक ऐसा समय आएगा कि इस पृथ्वी से मानव जाति जो है क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो मतलब ये होता है कि किसी भी जीव की अगर हम लोग बात करें जो जनन करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, वो अपने प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, वो अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। नहीं तो वो जनन नहीं करते। क्या मतलब बन जाता है भाई जनन करने का, है ना, प्रकृति ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं लगाती, जनन करने का ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं लगाती। तो बच्चे यही बात है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जो है क्या करते हैं, वो जनन करते हैं। यानी लंबे समय तक। आप सोचो जरा ध्यान से कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कितने लंबे समय से है, कितने लंबे समय से, कितने दिनों से पृथ्वी पर बाबू मेरे मनुष्य जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। अब जनन नहीं हो रहा होता तो हम लोग यहां पर आते, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हम पढ़ा पाते आपको, है ना, आप हमको मिल पाते नहीं ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जनन प्रोसेस जो है मेरे दोस्त, उसके माध्यम से भैया मेरे जो ना ये प्रजाति जो ना इतने लंबे समय तक जीवित रह पाई है। कोई भी पेड़ पौधे की बात अगर हम लोग कर ले तो कोई भी पेड़ पौधा है मेरे दोस्त इतने लंबे समय तक जीवित कैसे है, तो इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर भैया मेरे वो है कैसे, जनन के माध्यम से। गाय बैल भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी है अगर इतने लंबे समय तक भैया मेरे यहाँ पर है, इसका मतलब क्या होता है आप सब जानते हो ना, वो जनन करते हैं तभी यहाँ पर जीवित है, अदरवाइज वो जीवित नहीं रहते, वो विलुप्त कब का हो चुके रहते। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बता दो फटाफट सब लोग मिलकर। क्लियर ना बच्चा, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर, क्लियर ना, यस गुरुजी क्लियर। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ओके ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनन क्यों आवश्यक है तो बताओगे क्या, हाँ बोलो, बताओगे क्या कि जनन क्यों आवश्यक है, हाँ गुरुजी बता ही देंगे। एक सेकंड रुक जाइए,
तबाही मचा रहे हैं, बहुत तबाही मचा रहे हैं। देखिए जनन नहीं करने देंगे, है ना। एक महोदय मच्छर थे, पैर पे काट रहे थे, और यहीं पे एक बात निकल कर सामने आ गई कि मच्छर क्यों काटते हैं, मच्छर क्यों काटते हैं और कौन से मच्छर काटते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बात आ गई, जब मच्छर महोदय काट रहे थे और बहुत परेशान कर रहे थे, चिपका दिए चले गए, हम हिंसक बन गए थोड़ा देर के लिए, उनको चिपका दिए चले गए नीचे, बात खत्म। लेकिन वो काटते क्यों हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और कौन से मच्छर काटते हैं, नर या फिर मादा। तो मादा मच्छर भैया हमारे काटती है। क्यों काटती है भाई, क्योंकि उसको ब्लड चाहिए होता है अपने लार्वा को विकसित करने के लिए, है कि नहीं। तो उनको भी जनन करना है ना, तो उसके लिए भैया हमें ब्लड चाहिए होता है। तो भैया इसी कारण से वो खून चूसती हैं, है ना, खून चूसती हैं। मादा भैया हमारे हर क्षेत्र में खून चूसती है ना, बुरा मत मानना, हालांकि सही बात है ना। चलो ठीक है ठीक है ना बच्चा। तो बस मच्छर को चिपका दिए। तो अब यहां तक बातें अगर आपसे पूछी जाएगी, बताइए क्यों आवश्यक है, तो बता दोगे, यस गुरु जी बता देंगे। अब सुनो, सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात, सुनो जरा ध्यान से, सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बात, आपको पता है इस जनन प्रक्रिया में होता क्या है, मुख्य रूप से क्या होता है इस जनन प्रक्रिया में मेरे दोस्त, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। जानते हो नहीं जानते हो, नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो यार, नहीं जानते हो। तो यहां पर अगर हम यहां पर लिख दे, चलो इस चीज को हम यहां पर बच्चा लिख देते हैं, सब लोग जरा ध्यान से प्यार से सुन लेना, हम लिख ही देते हैं उसको कि जनन जो है ना क्या होता है, यहां पर हम लिख देते हैं। यार ये कहां से आ गया, ऐसा होना था क्या, नहीं ना। चलो अगर हम यहाँ पर लिखे मेरे दोस्त, क्या यहाँ पर जनन, अगर हम लिख के यहाँ पर लिख दे जनन, तो क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, यानी कोई भी जीव, यानी जिस प्रक्रिया द्वारा, ऐसे लिख देना मेरे दोस्त, जिस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है बच्चा, जल्दी से बताओ, कोई जीव अपने जैसे संतति उत्पन्न करता है, कोई जीव अपने जैसा, है ना, ऐसा लिख देना, अपने जैसा क्या होता है मेरे दोस्त, नया जीव जो है ना उत्पन्न करता है, अरे वो क्या कहलाता है, नया जीव उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं मेरे दोस्त, जनन कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग उसे, जनन कह देते हैं, इतना याद रखना, ओके ना, बस बात खत्म। अब जनन में मुख्यतः होता क्या है मेरे दोस्त, तो अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। हाँ, अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है और यहाँ पर डीएनए की प्रतिकृति बनती है, बात क्लियर ना। तो यहां पर अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण बाबू मेरे होता है। ये अनुवांशिक गुण होते किस पे हैं, है ना, अगर आपसे कहा जाए कि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण बाबू मेरे होता है, ठीक है, अनुवांशिक, है ना, क्या होता है बच्चा, अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण होता है, अनुवांशिक गुणों की स्थानांतरण होता है। ये क्या होता है मेरे दोस्त, गुणों की स्थानांतरण होता है। और ये किस पे होता है, तो भैया हमारे यहां पर डीएनए की प्रतिकृति भी बनती है, डीएनए का कॉपी, डीएनए की क्या बनता है, प्रतिकृति बनती है। तो ये दो काम बाबू मेरे होता है जनन में मुख्य रूप से। एक तो भी हमें अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, वो किसके माध्यम से होगा, गुणसूत्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से होगा मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर, गुणसूत्रों के माध्यम से होगा। अब कहोगे गुणसूत्रों कहने का मतलब क्या गुरु जी, तो इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्या होता है, ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ये क्या होता है मेरे दोस्त, अनुवांशिक, है ना, गुणों का क्या होता है मेरे दोस्त, ये वाहक होता है, अनुवांशिक गुणों का ये वाहक होता है। यानी ये अनुवांशिक गुण भैया हमारे जो है ना इसी पर मेरे मौजूद रहते हैं, तो ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। कौन, अपना गुणसूत्र। और ये कहां पाया जाता है मेरे दोस्त, तो ये केंद्रक में होता है बच्चा। अब हम आप लोगों को अनुवांशिकता पढ़ाने लगे, है ना, ये कहां होता है मेरे दोस्त, ये केंद्रक में होता है। और इसी गुणसूत्र में भैया हमारे अपना होता है, इसी गुणसूत्र का पार्ट होता है डीएनए, और डीएनए की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीन। और उसी जीन पे भैया हमारे सारा चीज जो है ना भैया हमारे अंकित होता है, और वो जो ना अपने माता पिता से हमको प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मेरे दोस्त, तो अपने माता पिता से हमको प्राप्त होता है। तो ये मूल रूप से जनन में बाबू यही होता है। नए जीव का निर्माण तो होता ही होता है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो जीव जन्म लेगा वो इंसान का बच्चा है तो इंसान ही होगा, ये तय कौन करेगा कि इंसान का बच्चा है इंसान ही होगा, ये तय कौन करेगा। कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, ये तय कौन करेगा। बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा, ये कौन तय करेगा। पेड़ का बच्चा पेड़ ही होगा, ये कौन तय करेगा। तो ये सब तय बाबू मेरे कौन करता है, अनुवांशिक गुण तय करता है। कौन करता है, अनुवांशिक गुण तय करता है। और ये अनुवांशिक गुण भैया हमारे किस पर निर्भर करता है, किस में रहता है, कहां रहता है, तो भैया वो गुणसूत्र पर रहता है। और गुणसूत्र कहां रहता है, कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है। और गुणसूत्र जिसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से हम लोग जानते हैं, क्रोमोसोम इसको कहते हैं। और इसी गुणसूत्र का पार्ट होता है क्या, अपना डीएनए। और डीएनए की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उसी जीन पर बाबू मेरे अंकित होता है।
है ना, उसी जीन पर सारा इंफॉर्मेशन अंकित होता है कि हाइट इसकी कितनी होगी, रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, ये इंसान का बच्चा तो इंसान ही होगा ना। तो इस प्रकार से भी हमें सारे गुण जो है ना उस पर अंकित होते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर, चीजें क्लियर ना सर? चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त ना, यस। चलो बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां तक शायद चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। कोई गल है तो बता देना, ठीक ना। किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बता देना। मैंने जनन बताया, जनन क्या होता है, जनन क्यों जरूरी है ये मैंने बताया, जनन में मुख्य रूप से कौन कौन सी घटनाएं होती है ये मैंने आपको बताया। ये तमाम तरह की चीजें बाबू मेरे यहाँ पर मैंने बताया आपको। अब सुनिए, एक चीज आपने देखी होगी, सबने देखी होगी, हालांकि इसमें ज्यादा कुछ वो है नहीं, सबने देखी होगी कि भैया मेरे जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है, डीएनए की प्रतिकृति बनने कहने का मतलब क्या मेरे दोस्त, कि दो, एक माता से डीएनए मिला, एक पिता से मिला, दोनों मिलकर एक नए डीएनए का निर्माण किया। तो दोनों का गुण उसमें दिखेगा, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं तो देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा। सुनने की कोशिश करना, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं भैया मेरे, जब डीएनए की प्रतिकृति बनेगी तो विभिन्नताएं तो आएगी ना। क्यों आएगी? क्योंकि हम लोग एक मम्मी से एक डीएनए मिल रहा है, एक पापा से मिल रहा है, दोनों को मिलकर के भैया मेरे हमारे अंदर वो डीएनए ठूस दिया गया है। अब उस डीएनए के अनुरूप जो है ना हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो विभिन्नता देखने को मिलेगी, मिलेगी ना। तो कुछ ना कुछ विभिन्नता वहां से देखने को बाबू मेरे अपने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो क्या हम लोग जो है ना, हम लोग अनुवांशिक रूप से मेरे दोस्त अगर देखा जाए तो अपने मम्मी पापा की तरह होते हैं। हमारा डीएनए मम्मी पापा से मिला है तो हमारे अनुवांशिक रूप से मम्मी पापा के तरह हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें तो हम लोग इंसान के बच्चा हैं, ठीक है, एक समान होंगे, इंसान के बच्चा एक समान होंगे। एक समान कहने का मतलब हमारे भी दो हाथ है, पापा मम्मी के भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो नाक, ये हमारे भी दो आंख है, दो आंख होंगे, नाक है, ये हाथ पैर, सब चीज समान होगा, एक समान होगा, परंतु हम समरूप नहीं होंगे। समरूप यानी कहते हैं भैया मेरे हम लोग एकदम फोटोकॉपी तो नहीं ना है अपनी मम्मी पापा के, फोटोकॉपी तो नहीं ना है कि मम्मी की एकदम फोटोकॉपी है, हु बहू मम्मी का चेहरा हमको मिल गया या फिर हु बहू पापा का चेहरा हमको मिल गया, ऐसा तो है नहीं। हाँ हम लोग एक समान जरूर है। एक समान कहने का मतलब हाथ पैर नाक ये सब चीज भैया मेरे वैसे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ विभिन्नता है। इसका मतलब हम लोग क्या है ना, समरूप बाबू मेरे नहीं है। अब एक ही मम्मी पापा का संतान है, देखो क्या सभी भाई बहन एक जैसे होते हैं क्या? नहीं ना, उनमें कुछ ना कुछ अंतर तो देखने को मिलता है ना। अरे वही अंतर तो विभिन्नता कहलाएगा, वही अंतर तो विभिन्नता कहलाएगा। ये अंतर ये आता कैसे है? तो भैया मेरे डीएनए की प्रतिकृति बनता है, उसके दरमियान ही ये विभिन्नता बाबू मेरे आ जाता है। तभी तो हम एक ही मम्मी पापा के संतान होने के बावजूद भी हमारे सभी भाई बहन अलग अलग दिखते हैं। ये क्या है? यही तो है विभिन्नता। क्या है मेरे दोस्त? यही तो है विभिन्नता। और यही विभिन्नता जो है ना, जो हमको अपने मम्मी पापा से अलग करता है। और ऐसा कहा जाता है कि अपने उत्तरोत्तर पीढ़ी यानी जो पीछे वाली जो पीढ़ी है ना, उससे आगे आने वाली पीढ़ी जो है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होती है। यानी कहने का मतलब अगर पापा अगर भैया मेरे अगर मान लो कि 10% स्मार्ट है तो बेटा भैया मेरे उसकी या तो दोगुना या फिर कुछ ज्यादा भैया मेरे स्मार्ट होगा। स्मार्ट इन द सेंस कि तेज तर्रार की बात हो रही है। हाँ कुछ कुछ भैया मेरे कहीं कहीं भैया अनुवांशिक गुण जो ना उनको वो दबा देता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो आने वाली पीढ़ी होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा स्मार्ट होती है ना, एक्स्ट्रा स्मार्ट होती है। समझ रहे हो ना, इस चीज को समझ पा रहे हो? तो ये किसके कारण से हो रहा है? ये विभिन्नता के कारण से हो रहा है। और ये विभिन्नता कहां से है? डीएनए की प्रतिकृति बनने के दौरान बाबू मेरे ये आता है। चीजें क्लियर ना? और साथ ही साथ ये विभिन्नता जो है ना अपने को यहां पर है ना, अपने को यहां पर बरकरार रखने के लिए है ना, यहां पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये बहुत मदद करता है। ये विभिन्नता अगर नहीं होता तो हम लोग भी हमारे यहां से कब का एक्सटिंक्ट कर गए होते, यानी कहने का मतलब हम लोग विलुप्त हो चुके होते, यहां से कब का हम लोग गायब हो चुके होते। लेकिन ये विभिन्नता ही है जो हमें यहां पर जीवित रखा है। फिर कहोगे गुरुजी कैसे? तो एक ही एग्जाम्पल मैं हर बार देते आया हूं, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल हमको लगता है वो है ना, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाती है कि आप लोग मच्छरबत्ती देखते हो, मच्छरबत्ती भैया मैंने देखते हो यानी कछुआ छाप अगरबत्ती देखते हो, घर में पहला दिन आता है तो जलता है तो तबाही मचा देता है, सभी मच्छर जो ना वो लेटे पड़े होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मच्छर बच जाते हैं, कुछ मच्छर बच जाते हैं। अब वो कुछ मच्छर भैया हमारे बच गए ना, तो वो मच्छर क्या करते हैं मेरे दोस्त, अब अपनी संतति उत्पन्न करेंगे।
तो उनके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिल गई। वो इस परिस्थिति को भाप गए, वो इस परिस्थिति को भाप गए, ठीक है ना। अब भैया अब मच्छर बत्ती जलेगा ना तो अब वो नहीं मरते हैं, वही वाला मच्छर बत्ती जलेगा तब वो नहीं मरते हैं, फिर दूसरा खरीद के लाइए उससे ज्यादा पॉइजनस, फिर वो मरेंगे। या फिर ऐसे आप कह दो मेरे दोस्त कि ये धीरे धीरे कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है ना ये हमारे शरीर में जब आता है तो ये हमको जो है ना अपने पर्यावरण के अनुकूल बनाता है, जिससे हम पर्यावरण के बदलते परिस्थितियों को हम लोग झेल पाते हैं। अगर हम लोग बदलते परिस्थितियों को नहीं झेल पाते तो क्या लगता है आपको, हम लोग जीवित रह पाते? क्या नहीं रह पाते ना, हम लोग मर जाते, खत्म हो जाते। डायनासोरस के साथ क्या हुआ, वो बदलते परिस्थितियों को बाबू मेरे वो नहीं झेल पाए, मर गए। गिद्ध के साथ क्या हुआ, बदलते परिस्थिति को नहीं झेल पाए, विलुप्त हो गए। चीता की बात करें तो चीता भी भैया में लगभग विलुप्त ही हो चुका है, अगर भारत से बात करें तो, है ना। तो ये क्या है, ये पर्यावरण में हो रहे बदलाव को अगर वो नहीं सहन कर पा रहे तो भैया हमारे क्या है, वो तो विलुप्त होंगे ही होंगे। तो ये विभिन्नता जो है ना अपने अंदर एक क्षमता विकसित करता है जिससे हम लोग क्या कर सके, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को हम लोग झेल सके। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है। जैसे मैंने मच्छर का उदाहरण दिया, पहला बार में सभी मच्छर मर गए, उसमें से एक आध दो बच गए। अब जब एक आध दो बच गए तो वो अब जब संतति उत्पन्न करेंगे तो उनके पास ये पावर होगा ना कि उस मच्छर बत्ती के जो धुआं है उसको झेल सके, तो फिर वो जीवित रहेगा ना। अब फिर उनके संतति होंगे तो वो और पावर लेकर जन्मेंगे, तो जब वो और पावर लेकर जन्मेंगे तो उस कछुआ बत्ती की जो हम बात कर रहे हैं उसकी क्या भी साथ कि उस मच्छर को मार दे, तो फिर कंपनी क्या करेगा, थोड़ा सा पॉइजन बढ़ा देगा और फिर उनको निपटाएगा, फिर उसमें से कुछ बच जाएंगे। तो ये विभिन्नता जो है ना ये क्या कर रहा है, उनको अनुकूलन की क्षमता दे रहा है ताकि वो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन को वो झेल सके और अपनी अस्तित्व को बनाए रख सके। इतनी सी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो है ना मेरे दोस्त यहाँ पर बात, बस सुनना, चीजों को सुनना, बार बार सुनना, आपको नहीं मिलेगा कहीं भी, है ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है ना, इसीलिए आप प्यार से सुनना। मैं फिर से आपको बता रहा हूं यहां पर कि ये जैव विकास के आधार है। कौन? विभिन्नता। ये जैव विकास का आधार। अब कहोगे गुरु ये जैव विकास का आधार कैसे हो सकता है? हमने कहा यहाँ पे विभिन्नता की अगर हम लोग बात करें, विभिन्नता की अगर हम लोग बाबू मेरे बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? विभिन्नता की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो ये पहला तो मैंने आपसे ये कहा, पहला तो हमने ये कहा कि लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए जो है ना इसके द्वारा रखने में सहायता होती है। लंबे समय तक आप लिख देना यहां पर, लंबे समय तक, है ना, किसी भी प्रजाति को क्या करता है, ये किसी प्रजाति के उत्तरजीविता या फिर अस्तित्व को लिख देना, है ना, उत्तरजीविता बनाए रखने में सहायक, बनाए रखने में सहायक, ठीक है ना। और दूसरा की बात करें तो ये जैव विकास में सहायक है। ओके ना, क्या बच्चा, ये जैव विकास में सहायक है। क्लियर ना? तो पहला हमने क्या कहा मेरे दोस्त, ये जैव विकास में सहायक है, यानी जैव विकास में सहायक मत लिख दो यहां पर, है ना, जैव विकास का आधार लिखो। मैं बताता हूं, समझना इस चीज को, ये बहुत ही जरूरी है। ये जैव विकास का आधार क्यों आधार है भाई? ये विभिन्नता जैव विकास का आधार क्यों है? आप सोचो भैया, हमारे पहले हम लोग क्या क्या नहीं हुए थे। कोई कहता है बंदर थे, कोई कहता है चिंपांजी थे, कोई कहता है बबून्स थे, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। कभी कभी तो हम लोग को मछली से भी हम लोग की तुलना हो जाती है कि हमारे पूर्वज मछली रहे होंगे, है ना, हमारे पूर्वज कीड़े मकोड़े रहे होंगे। अब सोचो कि भैया हमारे अगर थोड़े थोड़े परिवर्तन अगर नहीं होता, अगर थोड़े थोड़े परिवर्तन अगर नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अगर विभिन्नता बाबू मेरे नहीं होता, तो क्या हम लोग इंसान बन पाते? सोचो, पहले आदि मानव थे, उनके अंदर वो जनन किए, उनके अंदर थोड़ी सी विभिन्नता आई, उनका जो है ना अगला संतान जो है थोड़ा सा स्मार्टर निकला, फिर वो जो है ना जनन करेगा, फिर उसका अगला संतान थोड़ा सा स्मार्टर निकलेगा, फिर ये चलते 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 ये विभिन्नता जो है ना एक लंबे समय की भैया में जो है ना एक प्रक्रिया के कारण जो है ना हम लोग क्या यहाँ पर सामने जो है ना इंसान रूप जो है ना आपके समक्ष जो है ना हम लोग प्रस्तुत हो पाए। यानी कहने का मतलब कि हम लोग इंसान बन पाए उसका आधार ही था विभिन्नता। नहीं तो पहले हम लोग ना जाने क्या क्या थे पता नहीं,
तो वो विभिन्नता जो ना थोड़ी थोड़ी विभिन्नता बाबू मेरे, वो थोड़ी थोड़ी चेंजेज, वो थोड़ी थोड़ी भैया मेरे आप कह सकते हो डिफरेंसेस जो है ना वो आते 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 फिर जो है ना हम लोग इंसान बन पाए, और ये लंबी प्रक्रिया चली। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने मतलब हमने अपने संतान को जन्म दिया, उसमें थोड़ी सी विभिन्नता आई, फिर उसने जन्म दिया तो फिर थोड़ी सी विभिन्नता आई, और 10 सालों में भी हमें एक नया प्रजाति उत्पन्न हो जाएगा, नहीं, इसमें लाखों लाख वर्ष लगते हैं, क्योंकि परिवर्तन नाम मात्र होता है, परिवर्तन नाम मात्र होता है, और ये नाम मात्र परिवर्तन ही क्या होता है, जैव विकास का आधार होता है, और ये लंबी प्रक्रिया है। क्या है बाबू मेरे, ये लंबी प्रक्रिया। तो इसीलिए इसको जो ना ऐसा नहीं कहना कि भाई 5 साल में जो ना नया स्पीशीज जो ना वो उत्पन्न हो जाएगा, इंसान के बदले कुछ और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लियर ना, बस यहां तक चीजें क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चे हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने जनन देखा, जनन को आपने समझा, जनन क्यों आवश्यक है ये देखा, जनन के दरमियान मुख्य घटनाएं कौन कौन सी होती है ये मैंने आपको बताया, उस मुख्य घटना के कारण जो है ना विभिन्नता उत्पन्न होता है ये मैंने बताया, विभिन्नता क्यों आवश्यक है ये भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं जनन के प्रकार। क्या देखते हैं बच्चा, जनन के प्रकार, अब हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। जनन कितने प्रकार के होते हैं ये सब आप जानते हो क्या, जनन कितने प्रकार के होते हैं बताओ, कोई बताएगा, नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा जनन कितने प्रकार के होते हैं। फिर बच्चे कहेंगे गुरुजी हम तो है ना, हम बताएंगे, हमें आता है जनन कितने प्रकार का होता है। तो बताओ जल्दी से, जनन कितने प्रकार का होता है बच्चा, तो जनन बाबू मेरे 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, जनन बाबू मेरे 2 प्रकार का होता है। पहला बताओ क्या होता है, तो पहला में भैया अलैंगिक प्रजनन या फिर अलैंगिक जनन कह दो, है ना, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, अलैंगिक। और दूसरा में क्या हो जाएगा, लैंगिक हो जाएगा। ओके बच्चा, दूसरा में क्या हो गया, लैंगिक हो गया। एक हो गया अलैंगिक और एक हो गया लैंगिक। अ लगने का मतलब उसमें लैंगिक अंगों का इस्तेमाल उसमें नहीं होगा, और लैंगिक करने का इसमें जनन अंगों का इस्तेमाल, यानी जनन अंग कह दो, और इसमें जनन अंगों का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें जनन अंगों का इस्तेमाल होगा। और इतनी सी तो बात ही, बोलो बता पाओगे क्या, कर पाओगे क्या, कर पाएंगे कुछ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आइए ना हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला बात आता है मेरे दोस्त अलैंगिक जनन का, सबसे पहला बात आता है किसका, अलैंगिक जनन का। ओके बच्चा, सबसे पहला बात अलैंगिक जनन की बात है। अलैंगिक जनन में होता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखना, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि अलैंगिक जनन में होता क्या, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे कि इसमें एकल जीव भाग लेते हैं। सबसे पहला जीव, हाँ, इसमें एकल जीव भाग लेते हैं, यानी एक ही जीव द्वारा जो है ना नए जीवों की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का मतलब इसमें एकल जीव भैया मेरे भाग लेते हैं। सबसे बड़ा चीज, एकल जीव भाग लेते हैं। सबसे पहला चीज कि इसमें एकल जीव भाग लेते हैं, यानी एक ही जीव भाग लेता है इसमें, और वही अपने शरीर के टुकड़े करके या तो जन्म देता है, या फिर खुद को विभाजित करता है, या फिर भैया मेरे किसी एक्सीडेंटली अगर वो टूट जाता तो नए जीव जो ना वो उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसमें भाग लेगा तो एक ही जीव भाग लेगा, इसमें दूसरे जीव की कोई जगह जो ना सुनिश्चित नहीं है। तो इसमें कितने जीव भाग लेंगे, एकल जीव बाबू मेरे भाग लेंगे, और वो अपने शरीर के साथ जो भी खेल कूद करना होगा वो करेगा, ठीक है ना। उसके बाद से जब बाबू मेरे इसमें एकल जीव भाग लेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता। मैं बता दूं यहां पर युग्मक का निर्माण, युग्मक का बाबू मेरे इसमें निर्माण नहीं होता। ओके ना, नहीं होता इसमें बाबू मेरे, युग्मक का निर्माण नहीं होता। अब युग्मक क्या होता है, ये जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका होती है। जैसे मान लो कि मानव की अगर हम लोग बात करें बच्चा, तो मानव में क्या है, नर युग्मक की अगर हम लोग बात करें और मादा युग्मक की बात करें, तो ये सब आप जानते हो। ये नर युग्मक भैया मेरे क्या होता है, अपना शुक्राणु होता है। नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। ये आप जानते हो ना। ये भैया मेरे क्या है, शुक्राणु है, बोलो है कि नहीं है, हाँ गुरुजी है तो सही। तो ये शुक्राणु है, और ये क्या है, ये है अंडाणु है, या फिर अंड कोशिका भी हम लोग कहते हैं।
अंडाणु है, ठीक है ना। तो अंडाणु भी कह दो या फिर अंड कोशिका कहो, कोई मतलब ही नहीं है ना, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चा, ये है युग्मक। क्या है बच्चा, ये युग्मक। इससे क्या होता है, जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, है ना। ये दोनों क्या है बच्चा, ये दोनों जो है ना युग्मक है, एक नर युग्मक है, एक मादा युग्मक है। तो जब यहाँ पर शरीर से भी हमारे नए जीवों की उत्पत्ति जब हो रही है, तो इसमें युग्मक का बनना जरूरी थोड़ी है। अब कहोगे गुरुजी एक कैसे, मतलब एकल शरीर, जैसे मान लो कि अमीबा है, खुद के शरीर को दो भागों में तोड़ लिया और दोनों भाग जो ना अलग अलग विकसित होकर के नए जीव का निर्माण कर लिए। तो इसमें बताओ, इसमें कहीं भी युग्मक का निर्माण हुआ, कहीं भी युग्मक का निर्माण हुआ? जैसे मान लो यहाँ पे मैं आगे पढ़ाऊंगा, हालांकि ये अमीबा है, इसने अपने शरीर को दो भागों में तोड़ करके और यहाँ पर दो नए जीव जो है वो उसका निर्माण कर, इसमें युग्मक का निर्माण कहीं हुआ? नहीं हुआ ना। अब एकल जीव है तो इसमें भी हमें कहीं भी युग्मक का निर्माण जो है ना वो नहीं होता, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ओके। अब अगला पॉइंट बाबू मेरे आपके सामने है ना। अगला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगला पॉइंट में यहाँ पर बाबू मेरे ये कहा जा रहा कि जो भी नया जीव होगा ना वो पैतृक जीव के समान होगा, और उसको समरूप आप कह सकते हो। इसमें लिखना नए जीव पैतृक जीव के समरूप, जीव पैतृक जीव के, पैतृक यानी मम्मी पापा की बात हो रही है ना, मम्मी पापा की या पैतृक मतलब जो अपना पेरेंट्स है ना उनके समान होगा। पैतृक जीव के क्या होगा मेरे दोस्त, समरूप होगा। समरूप कहने का मतलब हू बहू, है ना, समरूप कहने का मतलब हू बहू। अब बताओ समरूप क्यों होगा, इसका कारण भी जान लो, इसका कारण भी जान लो। आपने देखा होगा कि आम का कलम लगाया जाता है, आम का कलम लगाया जाता है। अब वो कलम क्यों लगाया जाता है भाई, क्योंकि जो वर्तमान में आम है वो बड़े बड़े आम है और उसमें बड़े बड़े फल लग रहे हैं। आपका मन किया कि ये पेड़ मेरे पास भी होता, हाँ, तो आप क्या करते हो, उसी की किसी टहनी को पकड़ते हो और उसमें भैया मेरे कलम जो ना वो बांध देते हो। कुछ दिन बाद जो ना उसमें जड़ें निकल आती है, फिर उसको काट के लाके लगा देते हो। तो वो भी एक प्रकार का जनन ही है। लेकिन यहां पर देखा जाए मेरे दोस्त, तो अब वहां पर जो लगाए हो उसमें और जो पहले से जो पेड़ है, इन दोनों के फलों में कोई अंतर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि मान लो कि पहले से ये वृक्ष था, है ना, ये बाबू मेरे ये पहले से वृक्ष था, है ना, और इसी के टहनी को हमने यहाँ पे जो है ना, इसी के टहनी को हमने क्या किया, यहां से काटा। इसके डीएनए में कहीं से कोई परिवर्तन आया क्या? कहीं से कोई परिवर्तन आया नहीं, आया ना। तो जब इसके डीएनए में कहीं से कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसके फल में कहीं से अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा ना। इसका मतलब इसका फल और इसका फल, दोनों का फल सेम टू सेम होगा। इसका मतलब नया जीव जो है ना वो क्या होगा, अपने पैतृक जीव के समान होगा। उसके डीएनए में कोई भी हमारे परिवर्तन नहीं होगा, उसके ये चेहरे में, उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन बाबू मेरे नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि नए जीव पैतृक जीव के क्या होगा, समरूप होगा, हूबहू होगा, फोटोकॉपी होगा। चाहे वो अनुवांशिक रूप से हो तो, चाहे ऐसे समान रूप से देखने में हो तो, वो भैया मेरे सेम टू सेम होगा, हूबहू होगा। बात क्लियर ना। उसके साथ साथ इसमें सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम। सतत गुणन कहने का मतलब क्या, हमारे जैसे जीव को बार 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 हम लोग जो है प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जैसा हूबहू जीव भी हमारे मिल सकता है। समझ नहीं समझ रहे हो? तो ये होता है। अब इसमें ये जो है निम्न वर्ग के जीवों में भी हमारे अधिक रूप से भी हमारे पाया जाता है, ये है ना। ये क्या है मेरे दोस्त, ये निम्न वर्गों में पाया जाता है। किसमें? निम्न वर्गों के जीव में भैया मेरे ये पाया जाता है। ओके, निम्न वर्ग के जीव अमीबा, पैरामीशियम, है ना, ये सब क्या है, ये सब निम्न वर्ग के जीव है। इसमें बाबू मेरे ये ज्यादातर पाया जाता है। तो बोलो ये अलैंगिक जन्म वाला मामला क्लियर हुआ? अलैंगिक जनन क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ फटाफट सब लोग मिलकर, फिर हम इसको विस्तृत जानकारी लेंगे। इसमें परेशान नहीं होना, विस्तृत जानकारी लेंगे। अब बाबू इसका जस्ट विपरीत वाला मामला है। अब इसका जस्ट विपरीत वाला मामले में क्या है कि अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन के नाम से ही आपको पता है ना, लैंगिक जनन के नाम से ही आपको पता है बाबू मेरे किस में क्या होने वाला, यानी इसमें जनन अंगों का इस्तेमाल होगा। क्या होगा बच्चा? इसमें जनन अंगों का इस्तेमाल होगा और जनन अंगों के इस्तेमाल से नए जीव की उत्पत्ति होगी। अब जनन अंगों का इस्तेमाल होगा तो एकल जीव में तो होगा नहीं, इसके लिए तो नर और मादा चाहिए, मेल फीमेल चाहिए, तभी तो जनन अंगों का इस्तेमाल होगा। तो इसमें जनन अंगों का इस्तेमाल तो होगा, बट
यहां पर युग्मक का भी क्या होगा, निर्माण होगा। और जब युग्मक का निर्माण होगा तो दोनों में फ्यूजन भी होगा और दोनों में निषेचन भी होगा, और जब निषेचन होगा तो डीएनए का क्या होगा, ट्रांसफर भी होगा, और जब डीएनए का ट्रांसफर होगा तो नई प्रतिकृति भी बनेगी, और नई प्रतिकृति बनेगी तो यहाँ पर विभिन्नताएं भी उत्पन्न होगी, और विभिन्नताएं उत्पन्न होगी तो नए जीव जो होंगे वो अपने पैतृक जीव के समान नहीं होंगे। इतना सारा कारण एक बार में पढ़ लिए, पता चल गया। यानी मैंने क्या कहा कि इसमें एकल जीव नहीं, इसमें दो एकल जीव भैया हमारे भाग लेते हैं। इसमें एकल जीव नहीं भैया हमारे, इसमें दो एकल जीव भैया, यानी दो जीव इसमें भाग लेते हैं। आप कह सकते हो दो जीव भाग लेते हैं। अब वो दो जीव क्या होंगे, नर होंगे एवं मादा होंगे। अब नर नर मिलकर के भैया हमारे नया संतान उत्पन्न नहीं करेगा, मादा मादा मिलकर के नया संतान उत्पन्न नहीं करेगा। मैं फिर से बता देता हूं, नर और मादा का होना बेहद ही जरूरी है, ठीक है ना। इतनी सी बात क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया। अब इसमें नर और मादा युग्मक का भी निर्माण होगा। इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, नर और क्या, मादा युग्मक का निर्माण होगा। नर और मादा युग्मक का क्या होगा बच्चा, निर्माण होगा। नर और मादा युग्मक का क्या होगा बच्चा, निर्माण होगा। यहां तक क्लियर ना। यानी इसमें युग्मक बनेंगे, ठीक ना। अब सुनो जरा ध्यान से, इसमें नए जीव जो होंगे अनुवांशिक रूप से पैतृक के समान होंगे परंतु समरूप नहीं होंगे। तो जो नए जीव होंगे वो क्या होंगे, नए जीव में क्या होंगे, जल्दी से बताओ। नए जो अनुवांशिक रूप से समान होंगे, अनुवांशिक, क्योंकि भैया मेरे इन्हीं का डीएनए तो जा रहा है उसमें, यानी मम्मी पापा का ही तो डीएनए जा रहा है उसमें, तो अनुवांशिक रूप से ये समान तो होंगे, अनुवांशिक रूप से ये समान होंगे बट समरूप नहीं होंगे। यानी हम लोग अपने मम्मी पापा की तरह हैं, कैसे, अनुवांशिक रूप से, क्योंकि उन्हीं का डीएनए हमारे अंदर आया है तो हम अनुवांशिक रूप से उनसे मैच खा जाएंगे। लेकिन क्या हूबहू हम लोग मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, नहीं ना, तो समरूप नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनुवांशिक रूप से हम लोग क्या होंगे बच्चा, जल्दी से बताओ। अनुवांशिक रूप से हम लोग समान होंगे, हाँ अनुवांशिक रूप से हम लोग समान होंगे बट समरूप नहीं होंगे, है ना, लेकिन समरूप नहीं होंगे, ओके ना, लेकिन समरूप नहीं होंगे। समरूप नहीं होंगे क्योंकि हम लोग समरूप नहीं होते हैं ना भाई। हाँ अब सुनो, इसमें प्रजातियों में सर विभिन्नताएं उत्पन्न करने में ये सहायता करता है ना भैया हमारे। इससे क्या होगा ना, इससे विभिन्नताएं उत्पन्न करने में क्या होगा, विभिन्नताएं, ये बात सही है ना कि विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक। आज जब विभिन्नताएं उत्पन्न करेंगे तो जैव विकास होगा, हाँ जब विभिन्नताएं उत्पन्न करेंगे तो जैव विकास होगा, यह भी जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो जब विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी तो जैव विकास भी हमें देखने को मिलेगा, उत्पन्न करने में सहायक, ओके ना बच्चा। तो भैया हमारे अब इसके साथ साथ ये उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चा, ये उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, उच्च वर्ग के है ना जीवों में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है, ओके ना, उच्च वर्ग के जीवों में ये पाया जाता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, बोलो, अरे बोलो जल्दी से फटाफट सब लोग मिलकर, क्लियर ना। तो बस इतना आपको समझ में आ गई बातें, हम खुश हो गए। इसमें कोई भी अगर डाउट होगा आपको, कहीं भी कोई दिक्कत होगा किसी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ऑफलाइन कमेंट, यानी इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, चैट बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स में बिल्कुल ही नहीं, वीडियो के नीचे बाबू मैंने क्या करोगे, आप कमेंट करोगे, ओके ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको और गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में अपनी मैथ्स की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।